आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये काबिल तहसीन है उन तमाम कोशिशों के लिए और कामयाबियों के लिए जो कि अभी तक हुई हैं। आर्मी चीफ की तरफ से फ़ौज के साथ मिलकर जो बाकी इदारे काम कर रहे हैं, सिविल आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और सिंध, फ्रंटियर कोर केपी बलोचिस्तान, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सीटीडी और बिलखुसूस अवाम, जिन्होंने सब ने मिलकर इस ऑपरेशन को कामयाबी की तरफ गामजन किया है। ये ऑपरेशन जो है, इससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे बात करते हुए बताया कि रद्दुल फसाद जो है बाकी ऑपरेशन से किस तरह मुख्तलिफ है। एक तो कमिटमेंट है, ये एक इरादा है कि हमने मिनासिल कौम इस फसाद को रद्द करना है। तो रद्दुल फसाद जो है मुल्क से फसाद को ख़त्म करने का एक अहद है जिसमें हम सब शामिल हैं। इससे पहले जो ऑपरेशन हुए थे, जो कि 2008 से बाजोर से शुरू हुए, मुख्तलिफ एजेंसी से होते हुए ज़रब अज़ब के तहत नॉर्थ वज़ीरिस्तान और खैबर में ख़त्म हुए, वो तमाम ऑपरेशन जो थे वो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन थे, जिनमें जो फोकस था वो इलाके को क्लियर करना था। तो आपने देखा होगा कि उसमें आर्मी भी जो है और बाकी जो फोर्सेज हैं वो बड़ी तादाद में गए, उस इलाके को उन्होंने क्लियर किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान एयरफोर्स में वहाँ पे टारगेट भी लिए। तो वो एक एनवायरनमेंट थी जिसमें ऑपरेशन आपको फिजिकली होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आता था। लेकिन जब आपने वो तमाम इलाके क्लियर कर लिए, पूरे मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं रहा जिस पे दहशतगर्दों का होल्ड हो सकता था। तो रद्दुल फसाद उन तमाम ऑपरेशंस की जो कामयाबियाँ थी उसको कंसोलिडेट करने के लिए प्लान किया गया। अब रद्दुल फसाद के दो बेसिक इलाके हैं, एक है काइनेटिक प्रोंग है और दूसरा जो है वो नॉन काइनेटिक प्रोंग है। जो काइनेटिक प्रोंग है उसमें जो बाकी मानदा इनकी पॉकेट्स हो सकती हैं पूरे मुल्क में, मतलब उस तरीके से इनकी हाइड आउट्स जो थी जैसे कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में थी या फाटा में कहीं और थी, उस तरीके से तो नहीं हो सकती, लेकिन इनके फैसिलिटेटर्स, इनके बैटर्स जो कि मुल्क के किसी भी हिस्से में मौजूद हो सकते हैं, उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए उनको ख़त्म करना है। फिर उनकी और जो सरहद के पार इनकी लीडरशिप बैठी है या जो मुल्क दुश्मन नासिर बैठे हैं, उनके साथ इनकी जो कनेक्टिविटी है उसको ब्रेक करना है। तो ये ऑपरेशन जो हैं, जो कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पे होते हैं, तो उस तरीके से लार्ज स्केल आपकी विजिबिलिटी शायद ना हो, लेकिन उसके इफेक्ट्स जो हैं वो आपको ज़रूर नज़र आएंगे और मैं आपको उससे आज आगाही दूंगा। उसके अलावा काइनेटिक प्रोग्राम में हमने कहा था कि हम मुल्क भर से जो गैर कानूनी हथियार हैं उनका सफाया करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सप्लोसिव कंट्रोल करने की बातचीत की गई थी और वेस्टर्न जोन को, जो कि फाटा केपी है, उसका जो बॉर्डर है, उसको स्टेबलाइज करने की बातचीत की गई थी। इसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा। नॉन काइनेटिक डोमेन में बहुत सारे काम जो हैं वो इसमें तरतीब दिए गए कि हम करेंगे और नेशनल एक्शन प्लान की जिक्र किया था कि इसका जो हॉलमार्क होगा वो नेशनल एक्शन प्लान के जरिए जो काम होने थे उसमें सपोर्ट रोल अदा करेंगे। पाकिस्तान को बने हुए माशाल्लाह 70 साल हो गए, तो अदारे वक्त के साथ साथ मजबूत होते हैं, सिस्टम वक्त के साथ साथ मजबूत होते हैं। लेकिन अगर उस सिस्टम में कहीं कोई झोल हो और उसका फ़ायदा उठा के कोई गलत काम कर सकता था, तो जो गलत काम है उनको ठीक करना, उसको एहतसाब करना, वो एक अलग बात है, वो ज़रूरी है। लेकिन उस सिस्टम को ठीक करना शायद उतना ही और उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उस सिलसिले में जो रिफॉर्म्स होने हैं वो भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत और रद्दुल फसाद के तहत इसका हिस्सा है। उसमें जो 4 रिफॉर्म्स जो कि आइडेंटिफाई किए गए थे, वो मदरसा और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं और फाटा रिफॉर्म्स हैं। तो पॉलिसी की डोमेन में ये जो रिफॉर्म्स हैं, इसमें पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का मशवरे का रोल हो, तजवीज़ का रोल हो, उसमें जो भी हमारा किरदार है वो भी रद्दुल फसाद के तहत उसमें किया जाएगा। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि रद्दुल फसाद के तहत जो काइनेटिक प्रोग्राम में ऑपरेशन हुए हैं उनका क्या स्टेटस है। 22 फरवरी को हमने रद्दुल फसाद शुरू किया। इसमें अभी तक पूरे पाकिस्तान में 15 मेजर ऑपरेशंस किए गए हैं। इसके अलावा 4535 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं मुल्क भर में। 723 ज्वाइंट चेक पोस्ट आर्मी, पुलिस और दूसरे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर 723 ज्वाइंट चेक पोस्ट जो हैं वो लगाई गई।
इन ऑपरेशंस के दौरान मुल्क भर से 4,510 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब जब ये गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद तफ्तीश होती है। तफ्तीश के बाद अगर कोई ऐसा फ़र्द हो जिसका के ताल्लुक़ नहीं होता जुर्म के साथ, तो उनको रहा भी किया जाता है, और जो जिन पे शक मजबूत हो या उनके खिलाफ सबूत हों तो वो फिर एक चेन है, उसके अंदर वो कार्रवाई जारी रहती है। इसी दौरान जो अनरजिस्टर्ड अफगान्स पाकिस्तान में थे, 1,859 अनरजिस्टर्ड अफगान जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क से 4,083 वेपन्स जो हैं, जो हमने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को हम जमा करेंगे, तो पूरे मुल्क से 4,083 हथियार जो हैं वो भी जमा किए गए। आगे जाके जब मैं फाटा में कुछ ऑपरेशंस की बात करूंगा बलूचिस्तान में, तो वो जो हथियार बरामद हुए हैं, एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं, वो इसके अलावा हैं। एमुनेशन 6,22,191 मुख्तलिफ किस्म का जो एमुनेशन है वो मुल्क भर से रद्दुल फसाद शुरू से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मनसूबाबंदी थी, जैसे कि खुदकुश हमला करना और जो है इंटेलिजेंस एहलकारों को अगवा करना। उसके साथ अबू फौजी नाम का लड़का था, उसके साथ इन कार्रवाइयों में मुलविस था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और इस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही 14 अप्रैल की रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर पर रेड किया और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती। जी, थैंक यू। ये वीडियो आपको दिखाने का एक मकसद है, और आपके तवसत से मैं कौम को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि बच्चे हमारे बच्चे हैं। जो यूथ बल्ज है ये हमारी एक ताकत है, हमेशा ये बात करते हैं। जब इन टेररिस्ट का टारगेट हमारी यूथ हो जाएगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका क्या असर पाकिस्तान पे हो सकता है। ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों के ऊपर इस ख्याल से नज़र रखें कि वो उनकी क्या मसरूफियात हैं। बच्चे हमारी कौम की मिल्कियत हैं, इनका ख्याल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसको हमने उनके चंगल से छुड़ाया है और इंशाल्लाह इसको रिहेबिलिटेट करेंगे, और हम ख्वाहिश करेंगे कि जो हमारी यूथ है वो इस किस्म की जो हरकत हैं इस पर नज़र रखें और दुश्मन के डिज़ाइन के अंदर मत फंसें। इसके बाद अगला ऑपरेशन जो है वो डीजी खान से मुतल्लिक है। डीजी खान ने 14 अप्रैल को पंजाब रेंजर्स ने पुलिस और सीटीडी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया। वहाँ पे मुकाबले के दौरान 10 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए थे। इनमें से जो टेररिस्ट थे उन्होंने उस इलाके में ऐलान किया था कि जब सेंसस के लिए फ़ौज आएगी तो ये उनके साथ तावन नहीं करेंगे, और तावन करेंगे तो हम अपना एक्शन करेंगे। इस इत्तला के ऊपर जो एक्शन हुआ उसमें 10 टेररिस्ट मारे गए। उनमें से 2 जो हैं उनका ताल्लुक लश्कर जंगवी के साथ था, जिन्होंने बाद में टीटीपी ज्वाइन की, और इस ऑपरेशन में हमारे 2 जवान जो है वो शहीद भी हुए। अगला ऑपरेशन बलूचिस्तान में चमन के इलाके में था। इंटेलिजेंस थी कि एक गाड़ी जो है अफगानिस्तान से तैयार होकर व्हीकल बोर्न आईडी जो है वो इस्तेमाल होगी। जो फोर्सेस थी उन्होंने इस इत्तला पे एक्शन किया, और जिसकी तस्वीरें आप टीवी पे देख रहे हैं, 120 केजीज एक्सप्लोसिव इस गाड़ी में मौजूद था, और इसको कोयटा में तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि जो आईबीएस होते हैं अगर वो कामयाब होते हैं तो किस किस्म की तबाही से जो है मुल्क को बचाया जा रहा है, और ये गाड़ी जो है उसकी एक मिसाल है कि अगर ये वो अपने इस इरादे में कामयाब हो जाते तो कोयटा में जो माशाल्लाह बहुत सारे अरसे से कोई वाक़या नहीं हुआ तो वो ये वाक़या करने में कामयाब हो जाते। इसी तरीके से लोरालाई में 15 अप्रैल को एफसी बलूचिस्तान ने एक आईबीओ कंडक्ट किया, जिसमें बहुत सारी बारूदी सुरंगें और प्रिपेयर्ड जो है वो एक्सप्लोसिव वो बरामद किया। फाटा में 16 अप्रैल को 2 मेजर ऑपरेशन किए गए, जिसमें औरंगज़ई और कुरम एजेंसी है वेपन्स, एमुनिशन और एक्सप्लोसिव की वो बरामद की गई। उसकी भी आप तस्वीर जो हैं वो टीवी पे देख रहे हैं।
इसी तरीके से सिंध में जो ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। कराची में जो ऑपरेशंस हैं उसकी नोयत थोड़ी सी डिफरेंट है। हल्की सी ये फीलिंग कहीं हो रही थी कि शायद कराची में ऑपरेशन जो है वो स्लो हो गए हैं या उनका, तो आपको डाटा हम इसके बाद दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले हर आने वाला साल जो है पिछले साल से क्राइम के रेट में भी, टारगेट किलिंग में भी बहुत हद तक कमी हुई है। उसमें ऑपरेशन जो है उसी स्पीड से जारी हैं और उसके इफेक्ट्स भी जो हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं। अगला कार्डिनल जो रद्दुल फसाद का था वो वेस्टर्न बॉर्डर को स्टेबलाइज करना था और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना था। फाटा के इलाके में बहुत थोड़ा सा इलाका जो है वो राजगाल में, खैबर एजेंसी में और नॉर्थ वजीरिस्तान में शवाल का एक आखिरी रिज जो है वो क्लियर करना बाकी है। वो जैसे ये मौसम ठीक होगा तो इंशाल्लाह वो ऑपरेशन भी होगा। बॉर्डर को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने एफसी के साथ रखते हुए नए फोर्ट्स और चेक पोस्ट जो हैं बॉर्डर के साथ बनाना शुरू किए हैं। इसमें 338 फोर्ट्स और जो पोस्ट हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ 2019 तक बनने हैं। उसमें से 42 जो हैं अब तक बन चुके हैं, जबकि 63 के ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये वो नए फोर्ट्स हैं जो कि एफसी केपी के लिए बॉर्डर के साथ साथ बनाए जा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करने का है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है। उसमें से 744 किलोमीटर जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर है उसको हम फेंसिंग कर रहे हैं। उसमें फेज़ 1 में बाजोड़ और मोहम्मद का जो इलाका है वो ज़्यादा सेंसिटिव है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए। फेज़ 1 में 100 किलोमीटर का जो इलाका है उसको हम फेंस करेंगे, जिस पे काम शुरू हो चुका है। और इसी तरह फेज़ 2 और फेज़ 3 में ये फेंसिंग करते हुए हम पहले केपी के बॉर्डर जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर फेंसिंग करेंगे और फिर बलोचिस्तान के साथ जो है उसके साथ भी फेंसिंग करेंगे। ये जो कोशिश है फौज की ये सिर्फ ऑपरेशन तक महदूद नहीं है। आल्दो मीडिया के साथ पहले भी बड़ी दफ़ा बातचीत हो चुकी है कि जैसे जैसे ऑपरेशंस मुकम्मल होते गए पाकिस्तान फ़ौज ने बाकी इदारों के साथ मिलकर फाटा में बिलखुसूस और मुल्क के बाकी हिस्सों में डेवलपमेंट का बहुत काम किया है। इसमें बहुत सारे स्कूल कॉलेज ने बनाए गए, हॉस्पिटल्स बनाए गए, वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाई गई, जिससे जो वहाँ के लोग हैं उनकी माशी सूरत हाल में भी बेहतरी हो और अमन अमा की सूरत हाल वो भी बेहतर हो। उसमें जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फाटा और बलूचिस्तान के बच्चे हैं उनको तालीम की सहूलत स्कूल बनाने के अलावा जो दी जा रही है, मुल्क भर के जो APS हैं उसमें फाटा के तकरीबन 1200 बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। 1195 बच्चे सिर्फ फाटा के जो पाकिस्तान के APS हैं उसमें पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के 545 जो बच्चे हैं APS में पढ़ रहे हैं। इनके अलावा चमालंग स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स में स्पेशल हॉस्टल बनाए गए और उसमें 4375 बच्चे पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम हॉस्टल में रहते हैं। उनके रहने का, खाने का तमाम बंदोबस्त पाकिस्तान आर्मी के अंडर है और उनको भी तालीम दी जा रही है। स्वात की बात करें तो स्वात में आपको पता है कि जो टारगेट था दहशतगर्दों का वो तालीम थी। स्वात में APS स्वात ने 23 मार्च से काम शुरू कर दिया है। 700 से ज़ायद बच्चे इस वक्त APS स्वात में तालीम हासिल कर रहे हैं और वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट APS वहाँ पे बनाया गया है। इस वक्त फाटा से जो बच्चे हमने पिक किए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सिर्फ फाटा के 82 कैडेट्स हैं जो कि ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान से इन कैडेट्स की तादाद 223 है और पिछले 4 साल में सिर्फ बलूचिस्तान के 416 कैडेट्स जो हैं वो PMA ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। इसी के तनाज़ुर में बलूचिस्तान से पिछले चंद साल में 54 जो बच्चे थे उन्होंने कमीशन हासिल किया और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में वो एक ऑफिसर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। फाटा से 24 और गिलगित बल्तिस्तान से 23 कैडेट्स ने कमीशन हासिल करके पाकिस्तान फौज में जो है वो खिदमत देनी शुरू की है। कमिंग ओवर टू LOC के ऊपर सिचुएशन का आपको पता है कि पिछले चंद अरसा से
जो सीज़ फायर वायलेशन है उसमें इजाफा हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट मकबूजा कश्मीर में चल रही है, इंडिया उससे तवज्जो जो है वो हटाना चाहता है। 2014 में 315 सीज़ फायर वायलेशन हुई थी, 2014 में 315, 2015 में 248, 2016 में 382, जबकि 2017 में सिर्फ अप्रैल तक 222 सीज़ फायर वायलेशन अभी तक हो चुकी हैं। इन सीज़ फायर वायलेशन के नतीजे में इस साल 4 सिविलियन शहीद और 24 जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। अभी बात करेंगे मरदम और खानाशुमारी की। 15 मार्च से मुल्क भर में पॉपुलेशन सेंसस शुरू हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने उसमें सपोर्ट रोल अदा किया। हर सिविलियन एनुमरेटर के साथ आर्मी का एक नुमाइंदा था, और यहाँ आपके तवसत से मैं कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, आर्मी चीफ की तरफ से भी, कि जो मोहब्बत कौम ने पाकिस्तान आर्मी के अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों को जब उनके घर पे गए हैं वो दी है, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसको फ़ौज से कितनी मोहब्बत है। आपने बहुत सारी तस्वीर देखी होंगी, इसके लिए पाकिस्तान अवाम का शुक्रिया। फेज़ 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। 10 दिन के वक्फे के बाद 25 अप्रैल से फेज़ 2 शुरू होगा, जो कि 25 मई तक जारी रहेगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में फेज़ 1 100% कंप्लीट किया गया, जबकि केपी में 14 ब्लॉक्स ऐसे हैं और अफजई एजेंसी में जो कि TDPs की वापसी की वजह से थोड़ा लेट हो गया, उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जबकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 25 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिस पे काम होना बाकी है, और वो कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इस दौरान कुछ इंसिडेंट्स भी हुए। लाहौर में ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे कुछ कैजुअल्टीज़ हुई। हम उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हुए जान देने से बेहतर कोई जज्बा नहीं है, और इनकी कुर्बानी को हम सब हमेशा याद रखेंगे। और इस किस्म के वाक़यात पॉपुलेशन सेंसस में कोई रुकावट जो है वो नहीं डाल सकते। जब 98 में सेंसस हुआ तो पाक फौज ने वो करवाया, और उसके बाद नादरा का सिस्टम वजूद में आया, और आप देख रहे हैं कि नादरा के सिस्टम की कितनी अहमियत है। अब जो सेंसस हो रहे हैं उसमें पाक फौज डाटा खुद भी साथ इकट्ठा कर रही है, उसको हम कंपाइल भी कर रहे हैं। इस दौरान हमने नादरा के साथ रब्ता रखा। हमारा जो सिपाही था, जहां उसको ज़रूरत पड़ी कि वेरिफिकेशन के लिए नादरा से रब्ता करना है, उसने SMS के ज़रिए नादरा के सिस्टम से रब्ता किया, और उससे जो मरदम और खानाशुमारी थी उसमें बड़ी सहूलत पैदा हुई। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि हम फिर बाकी इदारों के साथ शेयर करेंगे, कि जिससे हमें पॉपुलेशन सेंसस में जो डाटा मिला है उससे प्रोफाइलिंग में बहुत आसानी होगी कि अगर कोई फॉरेन नेशनल्स हैं तो वो कहाँ कहाँ हैं, और मुख्तलिफ सूबों में इनकी मौजूदगी कहाँ कहाँ है। ये सिस्टम जो है इवॉल्व हम कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में अभी तक 274 केसेस जो पिछले दौरानिया के दौरान थे उसका फैसला किया गया। उसमें से 161 को सजाए मौत सुनाई गई थी, जबकि बाकियों को मुख्तलिफ मियाद की कैद की सजाएं दी गई थी। उन 161 में से 11 की जो एग्जीक्यूशन है वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान हुई। कहने का मतलब ये है कि रद्दुल फसाद में जो ये एग्जीक्यूशन में तेज़ी लाने का अमल है वो भी किया जा रहा है। 14 आने वाले दिनों में उनकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। बाकी सिस्टम के अंदर हैं, बाकी इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई है उसको पूरा करते हुए इन तमाम को एग्जीक्यूशन को जारी रखा जाएगा। आखिर पे मैं आर्मी चीफ की तरफ से एक खुसूसी पैगाम देना चाहूँगा। रद्दुल फसाद जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ एक इदारे का ऑपरेशन नहीं है, इसमें फ़ौज पाकिस्तान के साथ बाकी तमाम इदारे और बिलखुसूस अवाम जो है वो इसमें शामिल है। उन्होंने कहा था कि हर पाकिस्तानी शहरी रद्दुल फसाद का सिपाही है। तो इसका मतलब ये था कि आप अपनी सराउंडिंग्स में जो काम हो रहे हैं उसके ऊपर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से उस पर नज़र रखें। पाकिस्तान आर्मी ने हेल्पलाइन के नंबर जो हैं सबके साथ शेयर किए हुए हैं। इतला देकर पाकिस्तान फ़ौज की बाकी इदारों की मदद करें और रद्दुल फसाद को कामयाब करने में हमारी मदद करें। पाकिस्तान आर्मी एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है। मुल्क की सलामती और दफा के लिए हमने कसम खाई हुई है। इसके लिए हम अपनी जानों का, माल का, किसी भी किस्म की कुर्बानी जो है वो दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती पे किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे।
इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब हम रद्दुल फसाद की और बाकी ऑपरेशंस की कामयाबी का ऐलान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट की रिट है वो मुल्क में बहाल हो रही है। कोई भी कुव्वत हुआ कोई भी हो, वो स्टेट का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर स्टेट में विल है कि हमने किसी भी खराबी का खात्मा करना है तो स्टेट के साथ कोई लड़ाई नहीं कर। हमारी स्टेट ने, अवाम ने, अदारों ने मिलकर पिछले 15 साल में बहुत प्रोग्रेस की है और बहुत सा काम करने वाला भी है। लेकिन इस कामयाबियों का जो ग्राफ है उसको देखते हुए जो शरपसंद हैं, जो फसादी हैं, उनके हौसले भी टूटते हैं। इन कामयाबियों की वजह से जब जो सरहद के पार लीडरशिप बैठी है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको भी एहसास है कि पाकिस्तान के हालात वो नहीं हैं जो कि पहले थे। उनके लिए ऑपरेट करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो जब वो देखते हैं कि स्टेट की रिट बहाल हो रही है और फिर जो हमारे मीडिया ने भी कैंपेन चलाते हैं आप आगे ही की, तो उनको भी एहसास होता है कि शायद वो गलत काम कर रहे थे। अगर गलत काम करने वाले को ये एहसास हो जाए कि उसने गलत लाइन पकड़ी हुई थी और वो वापस जो है वो अच्छाई की तरफ आना चाहता है, तो मेरे ख्याल में स्टेट की इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जो कलअदम तंजीम जमातुल अहरार और टीटीपी के स्पोक्स पर्सन थे एहसानुल्लाह एहसान, उन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिए और ही इज़ नॉट द ओनली वन। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस किस्म की और भी इतला आपसे शेयर करेंगे। तो ये भी एक हमारी जो पिछले 15 साल की कुर्बानियाँ हैं मिनासिल कौम, उसकी कामयाबी का एक इंडिकेटर है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को मिलकर आगे लेके चलेंगे और इसके लिए जो भी करना होगा हम मिलकर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, चूंकि ज़्यादातर ब्रीफिंग ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से थी, मैं उसी पे पहला सवाल करना चाहूँगा। साइड पे इतना चला जाए, पनामा पे बाकी दोस्त पूछ लेंगे। सर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद में जब आपने कहा कि ये नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर अमल दरामद है, वो हॉलमार्क है जी, तो इसमें जो सिविल मिलिट्री जो ताउन जो वफाकी हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का, उस हवाले से कुछ बताइएगा कि वहां से आप मुतमिन हैं, ठीक चल रहा है, रेंजर्स के इख्तियारात पे हमेशा क्यों डिले होता है, ये सारी चीजें जो हैं इस पे थोड़ा बताइएगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम। सर, इसी के साथ सप्लीमेंट्री ले लें कि फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से आपने बात की है, तो इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, तो ये खबरें आई थी कि फाटा रिफॉर्म्स के ऊपर वो मुलाकात हुई है। वो मुलाकात किसकी ख्वाहिश पे हुई, आर्मी चीफ की थी या इमरान खान की? सर थैंक यू। पहले मैं नेशनल एक्शन प्लान का मैंने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बात की थी। कोई भी एक अदारा अकेला काम नहीं कर सकता। जब तक आप मिलकर काम नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। जो रिफॉर्म्स हैं, फौज ने शायद वो रिफॉर्म्स खुद से नहीं करने, लेकिन हम स्टेट का अदारा है, हम तजवीज़ दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं और वो हमने दी भी है और देंगे भी। नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में अदारों का आपस में तावन दिन ब दिन बेहतर हो रहा है और बेहतर होगा। ये काम जो इतने सालों से ख़राब चलते आ रहे थे और तजर्बे से ही काम ठीक होते हैं, अगर उसमें हर दिन पहले से बेहतरी आ रही है तो ये हमारी कामयाबी है। ये नहीं हो सकता कि आज रात हम सो जाएं और सुबह उठें तो नेशनल एक्शन प्लान पे 100% अमल हुआ होगा। मिल के आगे चल रहे हैं, इसमें और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। कोई भी रिफॉर्म जो है पेश करते हैं, उस पर डिस्कशन होती है। 100% पहली डिस्कशन में उसके ऊपर कंसेंसस नहीं आ सकता, क्योंकि रिफॉर्म जो हैं बहुत सारे इदारों का आपस में मिलकर कंसेंसस के साथ जो है वो काम चलता है। इमरान खान की मुलाकात पे मैंने प्रेस रिलीज कर दी थी, जितना उस पर बताना था वो आपसे शेयर कर चुके हैं। जो भी है वो मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि आपने बाढ़ लगाने की बात की अफगान बॉर्डर पे, इसके ऊपर अफगान फौज का और अफगान हुकूमत का काफ़ी सख्त रद्दमल आया। उन्होंने कहा जी हमने तो देखी नहीं है, अगर देखेंगे तो इसके ऊर सख्त रद्दमल देंगे। ये ज़ाहिर है हमारी तरफ से तो बॉर्डर मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन उनके रद्दमल पे क्या कहेंगे? अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी इशू है। जो फेंस लगा रहे हैं हम उसको पाकिस्तान के इलाके के अंदर लगा रहे हैं। तो एक तो बात यह है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, अपने इलाके के अंदर हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, उस पर किसी को कोई इतराज़ करने का हक नहीं है। लेकिन जो अफगानिस्तान की सीरियस लीडरशिप है और जो उनके इदारे हैं वो भी इसको उस सीरियस नज़र से देख रहे हैं। ये जब फेंस लगेगी हमें तो इसका फ़ायदा है ही है, लेकिन अफगानिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा। और जो बायलैटरल एंगेजमेंट चल रही है मिलिट्री टू मिलिट्री भी और सिविलियन लीडरशिप की भी आपस में,
इसमें इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पहले से बेहतरी आएगी। जनरल साहब, दो बातें पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने जैसा बताया अपनी ब्रीफिंग में कि राजगाल और शिवाल के ऐसे पिट्स रह गए जहाँ पे थोड़ी बहुत ही प्रेजेंस कही जा सकती है, मिलिटेंट्स की हो सकती है, और उसको भी क्लियर किया जाएगा मौसम जब ठीक होगा। तो फिर अमेरिका में बैठा एक शख्स कैसे, वो तर्जमान हो या कोई भी हुकूमती अहलकार हो, वो कैसे ये कह सकता है कि पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए और पाकिस्तान के इलाकों से दहशतगर्द अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज और अफगान फौज के खिलाफ और अवाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। एक तो ये बात बताइएगा। दूसरी अहम बात यह है कि हमारी नेबरहुड में नंगरहार में टनों वजनी बम फेंका गया, सबसे बड़ा दुनिया का बम फेंका गया। तो वो चूंकि बिल्कुल हमारी नेबरहुड है, और क्या हमारे इलाके में भी कोई इसका लॉस हुआ है या इस पे कोई रद्द-ए-अमल फौज देना चाहेगी? ठीक, पहला सवाल है आपका डूमोर के हिसाब से। ये रिटोरिक जो है आप पहले सुनते रहे हैं और पहले बहुत ज़ोर से होता था, लेकिन हर आने वाले दिन इसमें कमी वाक़ हुई है, इसको आप एक्नॉलेज करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वाइस इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो मैटर करते हैं वो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करते हैं। पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें जितनी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान ने की है उतनी किसी और ने नहीं की, ख्वाह वो दहशतगर्दों को मारने के लिए हो, ख्वाह वो जो अफगानिस्तान में फोर्सेस थी उनको हमारे बॉर्डर की तरफ से जो अपनी तरफ रहते हुए ऑपरेशंस करने की जो सपोर्ट थी उसके साथ थी। तो मेरे ख्याल में जो डू मोर का रेटोरिक है, इट इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल देन विद इन द मिलिट्री डिप्लोमेसी। जो वेस्ट है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो सब इस बात की तायद करते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ। और इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा, आप सब मीडिया के बंदे हैं, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बताएं जिसने दहशतगर्दी का उस प्रोफेशनल तरीके से मुकाबला किया हो जैसा पाकिस्तान ने किया है। सबसे ज़्यादा हमारे पे अटैक था और सबसे ज़्यादा हमने इसका रिस्पॉन्स दिया है, और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो भी इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जंग थी उसका हमने भरपूर मुकाबला किया और इंशाल्लाह इसको इख्तिताम तक पहुँचाएंगे। हाँ जी, इसको हमने बहुत तवज्जो से देखा है। एक साइड पे जो ये जो बॉम्ब नंगरहार में किया गया है बॉम्बिंग, ये इंडिकेट करती है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिजॉल्व है ISIS के ख़िलाफ़ वो है, वो उसके ख़िलाफ़ जाएंगे। इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट तो फॉरेन ऑफिस उस लिहाज से जिस नाज़र में आप पूछ रहे हैं वो करेगा, लेकिन मिलिट्री लेवल पे ये है कि अगर ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है जैसा कि है, अमेरिका एक प्रोफेशनल आर्मी है, हमने जब टारगेटिंग करनी होती है, टारगेट सेलेक्ट करते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी भी जो कि प्रोफेशनल आर्मी है, हम उसको बहुत देर तक मैच्योर करते हैं और फिर उसको टारगेट करते हैं। ये नहीं कि रात को टारगेट देखा और सुबह उसके ऊपर चढ़ दौड़े, उसके पीछे बहुत सारी इंटेलिजेंस एफर्ट होती है। आई एम श्योर कि इस तरीके से अमेरिकन की है, बाकी इसको मुख्तलिफ दूसरे एंगल से जो है वो फॉरेन ऑफिस भी और हम भी देख रहे हैं। थैंक यू सर, आप लोगों को कामयाबियाँ मिल रही हैं उसके लिए मुबारकबाद, लेकिन साथ ही एक नया ट्रेंड अब आ रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे एक्सट्रीमिज़म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल नौरीन लगारी है। मर्दान यूनिवर्सिटी का वाक़या होता है, वहाँ पे भी एक्सट्रीमिज़म नज़र आया। इससे पहले कराची में IBA यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, वो भी दहशतगर्दी की जानिब माइल था। क्या किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन लेवल पे कि यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे के शऊर आगाही सिखाई जाती है, वहाँ पे अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो यंगस्टर्स हैं वो माइल हो रहे हैं दाइश की जानिब, या ऐसे मिसालें सामने आ रही हैं। तो मदरसा रिफॉर्म हो रहा है, तो साथ ही ये इस मसले को कैसे एड्रेस कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। इस पे पार्शली मैंने बात कर ली थी। जब मदरसा रिफॉर्म्स की बात की तो मैंने कहा था कि मदरसा और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स तो वो उसमें शामिल हैं। जहाँ तक ताल्लुक है यूथ का टारगेट होना इसके ज़रिए, तो यही तो मैंने बात की है कि ये यूथ हमारी है, ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस पर कोई फ़ौज का एक्शन जो है उस तरीके से नहीं चाहिए होगा। माँ बाप होने के नाते, बहन भाई होने के नाते हमने अपने बच्चों पर नज़र रखनी है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एडवांटेज के लिए, लेकिन अगर आप इसको मिसयूज़ होने देंगे, जो TTP थी जिसका हमने मुकाबला किया, वो एक फ़िज़िकल थ्रेट थी ग्राउंड के कब्ज़े के लिए, ये पावर के लिए,
लेकिन ये जो ISIS है इसका टारगेट जो है वो यूथ ही है और उसका जो मीडियम है वो ये टेक्नोलॉजी है। तो हमारा हर घर के फ़र्द का ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव इस्तेमाल की तरफ लेके जाएं, ना कि नेगेटिव इस्तेमाल की तरफ। और इस पर अवेयरनेस भी है, उसमें आपका बहुत हाथ है। मीडिया अवेयरनेस कैंपेन ऐसी चलाए कि हम अपने यूथ को इससे आगाह कर सकें। So, yeah, hi, Isam Ahmed from AFP. Sorry, maybe Urdu comes over, I'll ask in English. The first question was regarding Noreen Lughari, if you can share any further details surrounding how she came to go to Syria, whether this is something which is the military is concerned about other people going, and any further details regarding how she was detained in that operation. Very quickly, sorry, the second thing was any further details regarding the surrender of Ehsan al-Ehsan. And the third thing, sir, is the US NSA General H.R. McMaster met with the Army Chief today. Could you share with us any information about that meeting? Okay. Particularly since McMaster had some comments regarding Pakistan to Tolo News yesterday, where he expressed some certain negative views towards Pakistan. Sorry, the last one? General McMaster yesterday in comments to Tolo News in Afghanistan expressed certain concerns about how reliable an ally Pakistan has been in the past. Did this come up in the meeting, and could you share anything about that? Okay. First, regarding Noreen. Noreen communicated through email, Facebook that she is going to Syria. She has been recovered from Lahore. That means she never went to Syria. The claim made that she has joined ISIS was a claim communicated by her while she was still in Lahore. So this we have talked that this technology has to be seen that how our children are using it. We are debriefing her. Our first effort is that she should go back and live a normal life. And the next is that we should do measures collectively as a nation that our kids are not misguided and they are not lured into such activities again. As regard Ehsanullah Ehsan, he is with us. As and when there is some more information to share about him, we shall do that. Lastly, you said that NSA, yes, NSA met Chief of Army Staff today, a while ago. We'll issue a press release regarding this after the brief, after this news conference, and we'll share the details. But let me share one thing, that he acknowledges Pakistan's efforts in war against terrorism. He hailed our contributions, and whatever discussion took place, both sides were of the view that Pak-Afghan border management is very essential to control the terrorism, and further details we shall share. Thank you. सर मेरा क्वेश्चन डॉन लीक्स के हवाले से चौधरी निसार ने कुछ अर्सा कबल ये स्टेटमेंट दी थी कि रिपोर्ट इसलिए नहीं दी जा रही कि उसके ऊपर कंसेंसस नहीं डेवलप हुआ। बताया ये जा रहा था कि जो आप लोगों के रैप थे उसके अंदर उनके डाइसेंटिंग नोट मौजूद हैं। अब उन्होंने 2 रोज़ कबल ये कहा है कि कंसेंसस डेवलप हो चुका है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस ऑप्शन के ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ, क्या आपके जो रैप हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया है या फिर ये कि उनको उसका हिस्सा बनाकर गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट जारी करेगी? ये सवाल आपने इंटीरियर मिनिस्टर से तब क्यों नहीं पूछा? अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, डॉन लीक परसों कल संडे को कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इंटीरियर मिनिस्टर सैटरडे को इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि 3 से 4 दिन में इसको हम अनाउंस करेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये उन्होंने जो कमिटमेंट दिया उस पर अनाउंस होगी। जहाँ तक कंसेंसस की बात है, उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये आप उनसे पूछिएगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो थी उसमें कोई ऐसी कंसेंसस वाली बात नहीं थी। अगर आप मैंडेट पढ़ें तो उसमें 2-3 जो है वो टास्क किए गए थे। अब उस टास्क को आगे लेके चलना और उसको कंप्लीट करना कि जो बातें इंक्वायरी ने आगे लेके आनी हैं, जो भी उनको मैंडेट दिया गया था उसको मुकम्मल करने में शायद इतना टाइम लगा है। कंसेंसस वाली बात कि जी दोनों मिलके कोई ऐसा फैसला कर लें, ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे कि जल्द उसका फैसला आएगा, तो जो भी जिम्मेदार हैं उसमें वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। जी जो डॉन लीक्स के कल्प्रेट हैं उन्हें भी सीक्रेट एक्ट के तहत ही एक्शन किया जाएगा उनके खिलाफ या सिविल हुकूमत करेगी? डॉन लीक का रिजल्ट आए तो फिर आप उससे आगे चलेंगे। ओके।
ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों का आपने जिक्र किया, बड़ी खुशी की बात है और बड़ी अच्छी कामयाबियां जो हैं हासिल हो रही हैं, हम भी उसको सराहते हैं। लेकिन सर ये बताएं कि सिंध में हम देख रहे थे कुछ वहाँ पर इक़दामात हुए, कुछ वहाँ पर रिहा हुए लोग और उसका एक अलग इम्पैक्ट गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक और एक्शन सामने आया और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके कुछ साथी जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जिससे मुल्क में सियासी कशीदगी जो है ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद अगर इसमें बेहतरी आनी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रही है जो सियासी कशीदगी। तो आप ये फरमाइए जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन लोगों को अगवा किया गया है, कुछ करीबी लोग जो हैं साबिक़ सदर के जी, उसके बारे में क्या है? आप कोई फौज से उसका कोई ताल्लुक है? सवाल में जवाब दे दिया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है उसका कोई कार्डिनल मैंने सियासत का नहीं बयान किया कि रद्दुल फसाद ने सियासी चीज़ों को जो है उसको भी कामयाब करना है। रद्दुल फसाद जो है वो एक अमन के लिए ऑपरेशन है, उसका सियासत से या सियासी जो बातचीत है उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे कोई सियासत पे कमेंट कर सकता हूँ। रद्दुल फसाद में अगर ये शामिल किया गया होता तो शायद मैं जवाब देता। थैंक यू। क्वेश्चन जो ताहिर राठौर साहब ने सवाल किया उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दिस इज विद रेफरेंस टू मदर ऑफ ऑल। विल बी द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर। माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मदर ऑफ ऑल बम्स। सर ये एक ऐसे मौके के ऊपर ये बम फेंका गया वहाँ पे जब मॉस्को में अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के हवाले से बातचीत हो रही थी। ठीक। अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही सर कि जब भी यहाँ पे बातचीत होने लगती है कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है। मुझे आपसे ये पूछना है सर कि आप क्या समझते हैं कि ये जो मदर ऑफ ऑल बम है ये सबूताज करने की कोशिश तो नहीं है, और अगर वाकई ये जो अगला पोर्शन है अगर वाकई ये दाइश के खिलाफ था सर, तो क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उनके माजी में राब्ते रहे हैं? तो व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दाइश हियर इन पाकिस्तान सर? ओके। सर मेरे से सप्लीमेंट्री ले लीजिएगा। अभी आपने जाके यूएस बेहतर तो आप जानते हैं कि आईएसआईएस जो है नंगरहार में उन्होंने वहाँ पे अटैक किया, तो सर हर कल को उनको ये महसूस होता है यूएस को, जैसे कि आप जानते हैं कि वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान में भी आईएसआईएस की मौजूदगी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को खास तौर पर जो वो ट्रेन किया जाता है। तो उस सूरत हाल में पाक फौज का पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा? क्या हम तब कोई एक्शन करेंगे या तब भी हम ये कहेंगे कि यूएस बेहतर तौर पर जानता है कि आईएसआईएस को कैसे डील करना है? ठीक, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। जब ये जंग शुरू हुई थी तो अलकायदा थी, उसके बाद फिर टीटीपी और टीटीए आ गए। तो जो नॉर्मल क्रिमिनल था अगर उसने किसी से बता भी लेना होता था तो नीचे लिखता था कि मैं तालिबान हूँ। तो जब कोई शर की पावर बढ़नी शुरू होती है और लोग उस शर से खाइफ होना शुरू हो जाते हैं तो हर बंदा वो बैंड वैगन अपना लेता है। तो अब आप देखें कि जो जमातुल अहरार भी बनी है और जिसने दाइश का प्लेटफॉर्म किया है तो वही बंदे थे। पहले उन्होंने टीटीपी का नाम लिया हुआ था, अब उन्होंने जेयूए का लेके और आईएसआईएस का बैंड वैगन ले लिया है। आईएसआईएस की जो ओरिजिनेशन है और उसकी जो कंपोजिशन है वो मिडल ईस्ट में डिफरेंट है, वो अफगानिस्तान में डिफरेंट है और पाकिस्तान में। अब अगर नौरीन ने कहा कि मैंने आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि नौरीन की मौजूदगी लाहौर में जो वो आईएसआईएस की मौजूदगी है, दो की एक लड़की थी और साथ उसके एक हैंडलर था और वो हैंडलर भी जो है वो लोकल था। हाँ ये बात आपकी ठीक है क्योंकि आईएसआईएस का टारगेट जो है वो इस डोमेन में है कि जहाँ वो आपकी सोच को टारगेट कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि ये कंजक्चरिंग करें कि दाइश पाकिस्तान में कितनी है और क्या नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे मीडिया से ये होगी और आपकी तवज्जो से पूरी आवाम से ये होगी कि इस थ्रेट को हर घर से डिफीट होना है। आप इस सोच को अपने बच्चों के ऊपर जिसको वो टारगेट कर रहे हैं उस पर कामयाब होने ना दें। यस आईएसआईएस की थ्रेट जो है वो ग्रो कर रही है अफगानिस्तान में, उसके बहुत सारे पहलू हैं, ये बड़ी जियोपॉलिटिकल लिंकेजेज हैं इसकी, हमारी भी सोचें हैं और आप उस सोच को जहाँ तक मर्जी ले जाएं। लेकिन आईएसआईएस को डिफीट करने के लिए जो नई स्ट्रेटजी बन रही है, नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आई है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं उसमें नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो इसको इसके मुतालिक जो है वो उस लेवल पे बातचीत जो है वो होने दें।
Last question. There should be a question from PTV as well, so we're going Okay. live, sir. Okay. So PTV World, sir. So could you be kind enough to share a few sentences for the international community, because there is great interest in Operation Raddul Fasad. So please share a few sentences for the international community about the successes of Pakistan Army in this particular operation, You sir. had same question last conference also. But I think international community will translate whatever I have said. But nonetheless, since you have asked it, that Pakistan Army is into this military campaign against terrorism and militancy, especially since 2008. From 2008 till conclusion of Zarb-e-Azab last year, we have gone all over the areas where they had strongholds. We have cleared all the areas physically, and now was the time that we consolidate the gains of all the military operations conducted so far, work in the cognitive domain, consolidate our gains, and take the country towards enduring peace and stability. Raddul Fasad aims at a Pakistan which is peaceful, which is stable, where there is no fear, and the confidence of the public is restored once again in the state, and we will inshallah do it. Thank you very much, gentlemen. See you next time. Thank you.